अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या वाकई हमारे यहाँ महंगाई खित्ते के ममालिक में सबसे कम है? पेट्रोल चीखें निकलवा दे लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। अशियाए खुर्दोनोश गरीब की पहुँच में नहीं है लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। अवाम कीमतों को लेकर बिलबिला उठे हैं लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। आज फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपना वही बयान दिया कि महंगाई खित्ते में सबसे कम है। क्या कहा आज भी फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है। हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है। बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है और अफगानिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे का है। चना है वो 146 रुपये 77 पैसे का पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान में ये 166 रुपये का है। बांग्लादेश में 224 रुपये का है। इसी तरीके से जो माश की दाल है वो पाकिस्तान में 245 रुपये 84 पैसे की है पर केजी। हिंदुस्तान में ये 244 रुपये की है। बांग्लादेश में ये 334 रुपये की है और अफगानिस्तान में 214 रुपये। प्याज है वो पाकिस्तान में 47 रुपये 14 पैसे का एक केजी। हिंदुस्तान में 95 रुपये का है और बांग्लादेश में 121 रुपये का। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपये का है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपये 73 पैसे का है। हिंदुस्तान में 258 रुपये का है और बांग्लादेश में 180 रुपये का। हमारी रीजन में और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज़्यादा है। तो गुर्बत की शरह भी हमसे ज़्यादा है और कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। टमाटर की कीमत बताना भूल गए, जो इस वक्त 250 से 300 रुपये फ़ी किलो में टमाटर जो है ना वो बिक रहे हैं। लगता है कि खित्ते के बाकी ममालिक में टमाटरों की कीमत सबसे कम है जिसकी वजह से उसको शेयर नहीं किया गया। पाकिस्तान की फीकस आमदनी यानी सालाना कमाई नाजरीन इस वक्त $1194 है जबकि भारत की $1900 है, बांग्लादेश की 1970 है, श्रीलंका में $3682 है जबकि भूटान में यही फीकस आमदनी $3122 है। तकरीबन खित्ते के तमामी ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा आमदन कमाई जाती है। हमें कंपैरिजन तो करके बता दिया जाता है कि अशिया की कीमतें खित्ते में सबसे कम है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पर कैपिटा इनकम भी खित्ते में सबसे कम है। रोज़गार के मौके भी खित्ते में सबसे कम है। महंगाई को कंट्रोल करने वाले भी खित्ते में सबसे कम है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने हालिया बयान में महंगाई में मज़ीद इजाफे की खबर दी है क्योंकि IMF की किस्त के लिए इनकी शराइत पर अमल करना ही होगा जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड यानी IMF के $6 अरब के प्रोग्राम की तीसरी किस्त $1 अरब का सवाल अभी बीच में ही है कि हमारे 2 वफाकी वुज़रा IMF के प्रोग्राम को लेकर मतज़ाद बयानात दे रहे हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन IMF को मनाने में लगे हुए और टैक्सेस बढ़ाने और महंगाई आने के खदशात से आगाह कर रहे हैं जबकि वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने IMF हुकाम को एक वीडियो पैगाम में साफ साफ ये कह दिया है कि स्टेट बैंक से मुतालिक कानून साजी में भी पार्लियामेंट ही सुप्रीम रहेगी यानी पार्लियामेंट में कानून बनाने से पहले मरकजी बैंक से मुशावरत या इजाज़त लेना यह आइन के बरखिलाफ है। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त टूटा जब दोनों फ़रीक़ैन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने के मामले पर अपने अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक दिखाने का फ़ैसला किया। लेकिन वफाकी वज़ीर कानून के इस बयान के बाद क्या IMF से मामला दोबारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि सारी चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया लेकिन टमाटर जो बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है जो हर सालन में डलना है, हर हंडिया में डलना है। अब शुक्र है अभी किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि टमाटर नहीं कोई डाल सकता तो टमाटर के बगैर ही सालन बना ले या दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो भी सस्ता नहीं है। खैर, मुझे ये बताइएगा जो फीकस आमदनी है उसका कंपैरिजन आप लोगों को करके क्यों नहीं बताते हैं? लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में जो है वो वाकई इजाफा हुआ है। उसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स भी हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिनका आलमी सतह की कीमतों के बायस इजाफा हुआ है। जो महंगाई है, ये दुनिया में 50 साला महंगाई का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। अब जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चाइना, इवन यूएस आप देख लें, इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे एक बात बताएं, रिपोर्ट है मटर और टमाटर रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। मटर और टमाटर महंगे होने की क्या वजह है? बुनियादी सब्जी है ना, ये गोश्त खाना तो दूर की बात है। एक आम सब्जी दाल एक आम बंदा नहीं ले सकता। फरूक हबीब साहब, 300 रुपए किलो मटर हैं, कभी खरीदे हो तो शायद पता हो आपको। जी जरा सुन लें। देखें, मामला ये है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं समझता हूँ कि सीजनल जो है वो लिंक होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपका सीज़न आउट होता है तो उसकी डिमांड वहीं पे होती है, सप्लाईज कम हो जाती हैं। ये अभी हमारी जो सर्दियों की फसल है ये आ जाएगी सब्जियों के हवाले से भी, उसमें भी देखें, जब सीजन शुरू हो रहा होता है, जब कोई नई फसल आती है तो उसके आने से पहले जब वो पूरी मार्केट में मौजूद नहीं होती, कीमतों में हमेशा उसके इजाफा होता है। उसके बाद बदतदरीज जो है उसमें कमी आ जाती है। आप आलू की कीमतें देख लें, प्याज की कीमतें देख लें, उसके अंदर जो है वो इस्तेहकाम मौजूद है। जहां बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है, हुकूमत क्या इकदाम ले रही है, जो कल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो एक्सपोर्ट पैकेज का पूरा अनाउंस करने जा रहे हैं। इसके बारे में बता दें कि किस किस्म का सपोर्ट पैकेज होगा, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा, सुन लेना, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तारीखी एक रिलीफ पैकेज होगा, तारीख में कभी नहीं दिया होगा। महंगाई कम करने के कुछ ऐलानात करेंगे या किस टाइप का पैकेज होगा, ये जरा ये बताएं, लोगों को बड़ा इंतजार है। देखें पहले तो क्लैरिटी ये लानी चाहिए अपने माइंड में कि दुनिया में जो है जो कीमतों में इजाफा हुआ, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ, दुनिया के बाकी ममालिक भी हुए। हुकूमत क्या इकदाम ले रही है, हम जो है वो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक लोगों के लिए महंगाई से निपटने के हवाले से एक्सपोर्ट पैकेज जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें डायरेक्टली तौर के ऊपर आवाम को जो उनकी अशिया खुर्दोनोश है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो सब्सिडी फराहम करने जा रही है, जो कि उसके करियाना स्टोर की करियाना की आइटम से मुंसलिक हैं, जिसमें आटा, घी, दाल, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की शामिल हैं, जिनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो हुकूमत उसमें डायरेक्टली उनको सब्सिडी फराहम करने जा रही है, जो कि एक पूरा साफ और शफाफ मैकेनिज्म के ज़रिए है। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको हम ये रिलीफ फराहम करेंगे। कल वज़ीर आज़म साहब इसको अनाउंस करेंगे, इसके नंबर्स भी सामने आएंगे और ये भी सामने आएगा कि कितने मिलियन फैमिलीज़ जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगी। और मैं समझता हूँ वो तफसीलात कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने जो अनाउंस करेंगे उसके अंदर ये तमाम चीजें जो है वो सामने करेंगे कि जो सब्सिडी हुकूमत दे रही है आम आवाम को उससे रिलीफ मिलेगा। अब आम आवाम की जेब से क्या कम पैसे एक दुकानदार लेने के लिए तैयार होगा? ये इंश्योर करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा देखें वो बड़ा जो है, देखें वो बड़ा एक जो है वो फूल प्रूफ उस हवाले से जो है वो निज़ाम है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो किराना स्टोर जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा वो उसका भी फ़ायदा होगा, उसके फुटफॉल में भी जो है वो इजाफा होगा, उसकी सेल्स में भी इजाफा होगा। तो उसकी तफसीलात आप कल सामने आ लेने दें। उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर सानिया निश्तर, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पूरी टीम ने बड़ी मिलकर मेहनत से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। ये कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स नहीं, देखें स्पेसिफिक स्टोर्स नहीं हो गए, कोई भी उसमें कोई भी स्टोर आ सकता है, लेकिन उसमें जो एक टेक्नोलॉजी का पहलू रखा है उसको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक मोबाइल फ़ोन ऐप है जिसको लेकर आ रहे हैं, वो ऐप उन्हें अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करनी पड़ेगी ताकि उसको सब्सक्राइब किया जा सके। ताकि हमने ये रास्ता रोका है कि आपकी जो लूप होल्स हैं, जो टारगेटेड सब्सिडी है, वो उस आदमी तक पहुंचे जिसका मैंने आपको कहा कि ये किराने से लिंक्ड है, उसकी वो किराना स्टोर को जो है वो किराना स्टोर को जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तमाम जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो शॉप्स हैं
जहाँ से लोग अपनी खाने पीने की चीज़ें परचेज करते हैं, वो तमाम लोग जो है वो इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर बात है उन्होंने लोगों को सर्विस फराहम करनी है और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो इस एहसास राशन कार्ड का बेनिफिशियल बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगा। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जरूरी तो नहीं उस दुकानदार के पास इस तरह का फोन भी हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वो बात मामला नहीं रहेगा। अब तो जगह जगह जो है वो लोग बैठ के इजी लोड का काम कर रहे हैं, मोबाइल ट्रांसफ़र्स का काम कर रहे हैं, जो आपका मोबाइल कैश ट्रांसफ़र्स हैं इसका काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे लोग इस हवाले से काफ़ी अपडेटेड हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके पास ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स है उसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जनरल सब्सिडी है वो उसके अलावा जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा हुकूमत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो ले रही है, इकदामात ले रही है, उससे होगा। दूसरा, जो हम पैदावार बढ़ा रहे हैं, आप ये देखें कि अभी जो गंदम की हमने अभी गन्ने की स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की है 225 रुपये फी मन, उसको 180 से बढ़ाया है। किसान की जेब में पिछले साल भी 1100 अरब रुपये इजाफी गया था, इस साल भी इजाफी पैसे जाएंगे। जो हमारी चीनी की पैदावार है, जो गन्ने की पैदावार है, उसमें तकरीबन 25% इजाफा हुआ है, जिससे आप देखेंगे कि चीनी इजाफी पैदा होगी और मार्केट के अंदर जो है वो कीमतें उसकी नीचे आएंगी। आप कॉटन की पैदावार देख लें, आप मकई की पैदावार देख लें, आप चावल की पैदावार देख लें, इन तमाम फसलों में इजाफा हुआ है और आइंदा जो गंदम है उसकी फसल में भी इजाफा होगा। कोई नागहानी आफत ना आए, अदरवाइज हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आज प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि किसी भी इशू पर जो है वो जरा यक ज़बान होकर बात करें। क्या ये प्राइम मिनिस्टर को इसलिए कहने की जरूरत पड़ी कि कुछ दिन पहले जो फैसल वाउडा ने कहा था कि जो तहरीक लब्बैक के दरमियान जो पहले 16 नवंबर 2020 का जो मुआहदा है जो आप लोगों की हुकूमत और उनके दरमियान हुआ, फैसल वाउडा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इससे लाइल्म रखा गया। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब आते, वो कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा मुआहदा हो और उनको पता ही ना हो। तो इस चीज़ों से ज़ाहिर है हुकूमत की भी सुबकी होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की सुबकी होती है कि आपकी गवर्नमेंट में इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, आपको लाइल्म रखा गया। क्या यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आज ये कहना पड़ा? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा फैसल वाडा साहब काबिल एहतराम है, लेकिन वो तो काबीना का हिस्सा नहीं है अभी, तो लिहाजा उसको तो आप काबीना के साथ रेलिवेंट ना करें। लेकिन जो बुनियादी तौर के ऊपर मामला है उसको आप अगर देखें, नहीं अभी की बात थोड़ी करी उन्होंने तो बात करी है 16 नवंबर 2020 का जो मुआहदा हुआ था, वो उन्होंने, अब तो वो कैबिनेट का हिस्सा थे ना। नहीं देखें, बुनियादी देखें जो भी माहदा किया गया, उस माहदे को, उस सिचुएशन को उस मुल्क के अंदर जो है वो अमन के लिए, मुल्क किसी तसादम से बचाने के लिए वो किया गया। उसके लिए आपको 10 माहदे भी करने पड़े तो करने चाहिए, अगर आप किसी सोल्यूशन की तरफ, एक परमानेंट हल की तरफ पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मुल्क के जय्यद उलमा भी इस बार जो है बीच में जो है वो शामिल हुए हैं, स्टीयरिंग कमेटी भी है जो इन तमाम चीज़ों को देख रही है। तो इससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अब मामला जो है वो हमारे देर बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला खबीब साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी महंगाई पर, इन्हीं हालात पर बात करने के लिए मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक तरफ हमारे IMF से मामलात चल रहे हैं, बल्कि कल वजीर ख़जाना ने कहा कि मामलात तय हो गए हैं, जो मुआहदा है वो इसी हफ्ते हो जाएगा। एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब ने ये बात की कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल की जो कुछ छिक्के हैं ये आइन के खिलाफ हैं। आपको पता है कि IMF का मुतालबा है कि स्टेट बैंक का जो इदारा है इसको खुद मुख्तार बनाया जाए। आपको लगता है कि एक तरफ IMF के दरवाजे पर हम बैठे हुए हैं पैसे लेने के लिए, किस्त लेने के लिए, दूसरी तरफ अगर हम स्टेट बैंक की तरफ को खुद मुख्तार बनाने के लिए जो IMF के मुतालबात हैं उसके खिलाफ इस तरह के बयानात आएंगे, तो आपको लगता है कुछ मुश्किल बढ़ सकती है? देखिए, जब अगर हमने अपने लॉ मिनिस्टर को भी मैदान में उतारा है ये बताने के लिए, देखिए ना, IMF तो कहेगा जी हमें तो चांद का टुकड़ा आप लाके दे दें हमारे हाथ में, आप क्या हम लाके दे सकते हैं?
इस किस्म के अगर इडियोटिक किस्म के डिमांड हो तो फिर हमारी तरफ से भी तो इसमें आप जो है कोई ना कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना। ये लीगल मामला थे। आपको अगर याद हो कि जिस ज़माने में सेनेट के इलेक्शन हो रहा था और हफीज़ शेख साहब जो है वो उनका काम तमाम हो चुका था, लेकिन बाद में फिर कुछ सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, तो उसी ज़माने में हफीज़ शेख साहब ने जाते जाते ये किया कि वो स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल था वो कैबिनेट पे ले आए और कैबिनेट से 5 मिनट में अप्रूव करा लिया। जब किसी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ, जब लोगों को पता चला तो मैं समझता हूं कि कभी भी मैंने किसी एक इशू पे इतने मुल्क में कोहराम नहीं देखा था मैंने कि लोग चीख पड़े कि ये क्या हो रहा है कि हम स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी के नाम पे स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर यानी कि तमाम अपोजिशन पार्टी से लेकर इवन पीटीआई के अंदर में जब लोगों को पता चला, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरीके से तो हम अगले इलेक्शन में कैसे जाएंगे आवाम के सामने। बिल्कुल कि हमने स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट कर दिया है, तो लिहाजा वो फिर मामला दब गया। लेकिन आईएमएफ का ये होता है कि वो तो उनको तो उनके नजदीक किया है कि जो वो कह दें, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके बड़े चौधरी साहब से ताल्लुकात कैसे हैं। आजकल हमारे ताल्लुकात खराब हैं तो वो इस किस्म की शरारतें वो करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बात फरोग नसीम साहब कर रहे हैं कि इस तरमीमी बिल की शिक 15A के तहत गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या किसी भी गैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो बैरूनी अरकान हैं, इनको बद इंतजामी की बुनियाद पर हटाया नहीं जा सकता, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये इदारे तो करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, करप्शन को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो आप कैसे ये शिक दिलवा सकते हैं, कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि बद इंतजामी पर इन ओहदेदारान को हटाया नहीं जा सकता? देखिए, बात यह है ना कि उनका मेन पर्पस ये है कि स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए। The governor will not be answerable to the prime minister of this country. अब आप सोचें कि 220 करोड़ 22 करोड़ के मुल्क में एक अवाम जो है एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है, वो मुल्क का सरबराह होता है एग्जीक्यूटिव, और उसकी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी उससे बाहर हो, गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, तो ये किस किस्म की ऑटोनॉमी है? क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूं काउंटर कि क्या आईएमएफ हमें ये कह दे कि जी आप कश्मीर जो है लिख कर दे दे भारत के नाम पे, ये भी कंडीशन है, तो क्या हम दे देंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इस किस्म की जो है ये चीजें तंग करने के लिए होती हैं। चूंकि ताल्लुकात इससे पहले भी तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे ना। लेकिन जब शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मामला तय पा गए हैं, मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा, तो आपको लगता है कि स्टेट बैंक के हवाले से कुछ पाकिस्तान ने लचक दिखाई है, कुछ आईएमएफ ने लचक दिखाई है, मतलब गिव एंड टेक के मामलात पर जो है ना ये कुछ सेटलमेंट हुई है? नहीं, देखें, तय हुई होंगी आपके पीडीएल पे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे, कि हमने बजट में 600 बिलियन रखा था। आईएमएफ कहते हैं कि 600 बिलियन इकट्ठा करें। अगर वो 600 बिलियन अगर हमने इकट्ठा करना है तो 30 रुपया फी लीटर हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है, उससे पेट्रोल की बहुत बढ़ जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि 150 पौने 200 आज की रेट पे 150 पौने 200 के रुपए के करीब पड़ जाएगा पर लीटर। तो क्या हुआ कि मुझे एक बात बताएं, अगर लेवी बढ़ाने की मद में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट की पेट्रोल प्राइसेस से कंपैरिजन क्यों करते हैं अपनी प्राइसेस का? देखें, ये बात आपने सही कही है, हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे इतना इन्हिसार क्यों किया है, इसकी भी कुछ होनी चाहिए ना। इसकी रीजन है एनएफसी अवार्ड, क्योंकि सूबों के पास मरकज से ज्यादा पैसे चले गए हैं और मरकज के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेट सर्विसिंग की है, वो डिफेंस की है, वो फेडरल लेवल पे जो पीएसडीपी बनता है उसकी जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की तनख्वाहें देनी है, वो उस पैसे से पूरे नहीं होते हैं। सूबों के पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि खर्च क्या करें, कहां करें। तो ये एक बहुत डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया है और ये शौकत तरीन साहब के जमाने में हुआ था। मैं तो हूं कि जब आप वजीर खजाना हैं तो खुदा के वास्ते उस डिस्टॉर्शन को सही कर लें।
डॉक्टर साहब, इस मुआहदे के बाद आपको लगता है कि महंगाई की नई लहर के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए? महंगाई की नई लहर आने वाली है। तो पेट्रोल की कीमत जरूर बढ़ेगी। हुकूमत ने कहा कि हम 600 नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ करेंगे। हम 30 रुपए फी लीटर नहीं ले सकते पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, लेकिन कुछ हम बढ़ाएंगे। तो वो जब कुछ बढ़ाएंगे तो फिर उसमें यह है कि पेट्रोल की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन जो IMF कह रहा था शायद उतना ना बढ़े। तो IMF मतलब ज्यादा बताकर कम पर राजी कर लेंगे? नहीं, ये आवाम से तो नहीं है, ये तो हम IMF से बातचीत कर रहे हैं ना। IMF मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 30 रुपया उन्होंने कहा कि फी लीटर आप इकट्ठा करें और 600 बिलियन आए। मैं एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ। हम कहेंगे जी नहीं, हम 600 तो नहीं कर सकते, हम 400 रुपया 400 बिलियन हम इकट्ठा कर सकते हैं। और यहाँ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए पर लीटर के बजाय हम हो सकता है कि 20 रुपए पर लीटर लें। तो IMF ने कहा कि चलो ठीक है, कर लो। इसमें हो सकता है कि यहाँ पर एग्रीमेंट हो गई हो। सही। तो ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए, आपके नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ। जो 30 के बजाय 20 रुपए लीटर होगा, 600 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के बजाय हो सकता है कि 400 पे तय हो गया हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताएं कि सऊदी अरब से जो हमें इन हालात में, बड़े टाइट हालात में जो हमें पैकेज मिला है, आपको पता है कि रुपया कितना गिर रहा था, डॉलर किस कदर ऊपर जा रहा था, फिर हमें IMF की से भी किस्त मिलने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी पैदा हो गए हैं। तो आपको लगता है कि अब हमारी जो रुपया है वो स्टेबल रहेगा? देखिए मैडम, जब 152 से 175 का सफ़र था, वो किसी मार्केट मैकेनिज्म के जरिए के हवाले से नहीं था। वो हमें कहा गया था करने के लिए, दैट वाज द प्रायर एक्शन। हाँ, एक्शन था कि जब आपकी टीम वाशिंगटन आए हमसे मुज़ाकरात करने के लिए, आपका एक्सचेंज रेट 172 173 पे हो, तो हमने धड़ा करके 172 पे पहुंचाया। आप देखें कि उसी वक्त हमारे शौकत तरीन साहब उसी दौरान में वहां IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे जब 172 73 हो गया था। अब ये 75 से 171 या 72 पे आया है, इसके पीछे मार्केट मैकेनिज्म नहीं है। वो गवर्नर पे इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है कि ही केम अंडर प्रेशर, तो जैसे लेके गया था। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब, ये अक्टूबर के महीने के जो आदाद शुमार आए हैं, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तनाजुर में बात कर रही हूँ, दरामदाद रही हैं हमारी अक्टूबर के महीने की 6.2 अरब डॉलर से ऊपर रही हैं। बरामदाद 2.47 अरब डॉलर रही हैं। तिजारती खसारा जो हमारा रहा है 3.77 अरब डॉलर रहा है। ये जो इतना गैप आ रहा है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये जो पिछले महीने हमने रुपए की गिरावट देखी, डॉलर का चढ़ाव देखा, क्या ये इस इंस्टेबिलिटी की वजह से है डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि जिस तरीके से इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, क्या ये उस मुल्क को जेब देता है कि जिसके जेब में पैसे ना हो? सही। वो मांग के राइट एंड लेफ्ट ला रहा हो पैसे, और उस मुल्क के लोग 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं जो पोर्ट में भरी पड़ी हुई है। ये जेब देता है? क्या उस मुल्क के अवाम को ये जेब देता है कि वो यहाँ पर फिलाडेल्फिया क्रीम चीज खाए बैठ के पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में चीज मिल रहा है? अगर हम फिलाडेल्फिया क्रीम चीज ना खाएं तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी पाकिस्तान में? सही। क्या इस मुल्क को जेब देता है कि जिसके जेब में पैसे नहीं हैं वो 2500, 3000, 4000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है? यह हमें सोचना पड़ेगा एज ए कौम कि ये हम जो हमारी माली हालत इस वक्त है, हम मांग के पैसे ला रहे हैं, हमें ये जेब नहीं देता है। तो हमें ये इसका फैसला हमें खुद करना है। इन तमाम चीज़ों के इंपोर्ट पे जो नॉन एसेंशियल हैं, हाई वैल्यू आइटम हैं, फास्ट मूविंग आइटम हैं, नॉन एसेंशियल हैं, इनको एग्रेसिव तरीके से इसको कर्ब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे माशात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तीसरे नैब ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया है, जिसके मुताबिक
नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर और उसके बाद के केसेस पर होगा, जबकि इस तारीख से पहले वाले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की जो तहकीकात हैं वो जारी रहेंगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन, एक्निक, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और PDWP पाकिस्तान डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के फैसले नैब का जो दायरा इख्तियार है इससे बाहर होंगे, जबकि चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया है। अब वाज़ेह रहे कि 6 अक्टूबर को तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे एहतसाब अदालत ने नाकाबिले समाअत करार दिया था। इस तरमीम के बाद तमाम बड़े सियासतदानों के लिए एक रिलीफ की जो राह है अब ये बंद हो गई है, जैसे आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ जैसे तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं ये पहले की जो स्टेटस था उसी के मुताबिक ही चलेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया आज कि इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के ज़रिए ख़ुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया है। अगर इस बारे में कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किस तरह काम किया है, तो ये तरमीम इस शैतानी जहनियत का एक वाज़ेह मज़हर है। यह एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। अब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस एहतसाब की राह में रुकावट है या फिर एहतसाब का शिकंजा मज़ीद कसने का एक फॉर्मूला? नैब का गठजोड़ है या फिर मुआशरे से करप्शन का खात्मा करने का मंसूबा? ये हुकूमत के लिए NRO है या अपोजिशन के लिए एक कड़ा इम्तिहान? सवाल ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ इदारों में कानून साजी के हवाले से हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाने की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा क्यों लेती है? इस हुकूमत ने अब तक 58 ऑर्डिनेंस नाफिज किए हैं। इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, वालेकुम सलाम। नैब ऑर्डिनेंस तीसरी दफ़ा हुकूमत अब ये लेकर आई है, आपको क्या लगता है हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार है? क्योंकि 6 अक्टूबर को जो ऑर्डिनेंस आया, मैं फ़ारूक नसीब साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये ज़रूरत थी कि इसकी तशरीह होती, इसको वाज़े किया जाता। आप समझते हैं वाकई ये वजह है क्या, यह इसमें फ़र्क है? हुकूमत ने वाकई अपने आप को NRO दिया है, जो बात शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं? नहीं, ये तो लॉ मिनिस्टर का कहना, किसी भी लॉ मिनिस्टर का कहना कि जो कानून हमने बनाया था उसमें इबहम था और इसलिए हम इबहम को ख़त्म करने के लिए नया ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये तो कोई बात मानने वाली नहीं नज़र आती। और इस पे मैं गुज़श्ता कुछ जो इक़दामात लॉ मिनिस्ट्री ने लिए हैं उस पे मैं ख़ासा मायूस हुआ हूँ लॉ मिनिस्टर साहब से कि इतनी वाज़ेह बातें, चीज़ें और देखने वो उन्होंने कानून की उनका एहसास नहीं किया, इदराक नहीं किया। और बहरहाल मुझे एक बात बताएं चौधरी साहब, ये इदराक नहीं था, इग्नोर किया, या आप सोच समझ के ये सब कुछ दोबारा ऐड किया गया? करने को हुकूमत पहले भी तो कर सकती थी जब 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। अब दोबारा इन शिकों को डालने का मकसद क्या है? अपोजिशन के गिर शिकंजा जो है ना उसको टाइट करना, ये कुछ सोची समझे प्लानिंग के तहत हुकूमत ने किया है? नहीं, सोचा तो उन्होंने बहुत ही होगा, सोचा ज़रा ज़्यादा ही सोचा है। और कोई इस तरह की रेट्रोस्पेक्टिविटी या मौसर बमाजी कवानीन और इस किस्म के जो इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेटरी कवानीन हो, वो अक्सर अदालतें उनको कलअदम करार दे देती हैं और ज़्यादातर यही होता है। पर ये इनसे हुआ ये है कि अब जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मिसाल के तौर पे जो मैच्योर हो गए हुए थे केसेस, बिल्कुल मैच्योर हो रहे थे, हाँ। अब वो भी, उन पे भी दरख्वास्तें हो गई हैं कि पहले इसको समझा जाए और इसमें जो इबाम है
नए ऑर्डिनेंस ने इसने नए बाम मुतारफ़ करा दिए हैं, उनको पहले समझा जाए, पहले उन पे लॉ मिनिस्टर की और लॉ डिपार्टमेंट की वाज़े ओपिनियन और राय ली जाए और उस पे अदालत फैसला करे। वो मैं तो कल से एक बात ये नहीं समझ पा रही हूँ कि 6 अक्टूबर के बाद से जिनको केसेस में रिलीफ मिलने का प्रोसेस एक शुरू हो चुका था, जिन्होंने दरखास्तें दे दी थी, जो बात आप भी कर रहे हैं, ये रिवर्स कैसे होगा? ये बरकरार नहीं रह सकता क्या? क्या बरकरार नहीं रह सकता? 6 अक्टूबर के बाद से, जब 6 अक्टूबर को दूसरा ऑर्डिनेंस लेकर आए ये लोग नैब का, उसके बाद से जिन केसेस पर ये अप्लाई हो चुका था, अब ये रिवर्स कैसे होगा? वो बरकरार नहीं रहेगा क्या? उस मुताबिक केस नहीं चलेंगे? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। मैंने जैसे आपको कहा कि ये किस तरह एक राइट को दे के और वापस ले सकते हैं और एक हक पहले शहरी को मिल जाए और वो मौसर बमाजी कानून बना के उसको वापस लिया जाए। पर इनको एक चीज़ और की समझ नहीं आ रही। बिल्कुल जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो आर्टिकल 89 को मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 89 जो कहता है मैक्सिमम लाइफ जो इस ऑर्डिनेंस की होगी, जो 80 इसके तहत होगा, अगर पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक न कर दी और तस्दीक न कर दी और उस पर मोहर न अपनी लगा दी तो वो 4 महीने है, 120 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन और उसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी पार्लियामेंट की करारदाद के ज़रिए। तो ये मामला 4 महीने में पार्लियामेंट के पास जाना ही जाना है, और पार्लियामेंट के पास जाने के अलावा इसमें और कोई तरीका ही नहीं है इसको देर पा या परपेचुअल बनाने का, तो मतलब पक्का कानून बनाने का। और उन 4 महीनों में भी अगर को दोनों हाउसेज यानी दोनों ईवानों यानी सेनेट और कौमी असेंबली, इनमें से कोई एक भी करारदाद पास कर दे उसका के खिलाफ ऑर्डिनेंस के खिलाफ, तो ऑर्डिनेंस उसी दिन ख़त्म हो जाता है। यानी अगर 5वें दिन ऑर्डिनेंस को 5 दिन हुए हों और वो करारदाद पास कर दे, और सेनेट में तो मेरा ख्याल है जो अपोजिशन है वो अक्सरियत ला सकती है और करारदाद अपोजिशन लाके इसको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। 5वें दिन ये एक खास मुद्दत के लिए है जो अपोजिशन भी एतराज़ कर रही थी कि जो कैबिनेट के फैसले हैं, कमेटियों के फैसले, उनको तहफ़्फ़ुज़ एक दे दिया गया, उनको कोई पूछगछ नहीं होगी, उस पर कोई केसेस नहीं बनेंगे, नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। तो ये 4, 6, 8 महीने की बात है, उसके बाद तो सब कुछ वैसे रिवर्स हो जाएगा, पहले वाली सिचुएशन पे चला जाएगा। नहीं, 4 8 महीने की बात भी नहीं है। सेनेट ने अगर करारदाद पास कर दी इनके खिलाफ, इसके खिलाफ, ऑर्डिनेंस के खिलाफ, तो ये ख़त्म हो जाएगा और सेनेट में एक अंदाजे से अपोजिशन की मेजॉरिटी बन जाती है। पर इसमें एक और बात भी है, और वो बात ये है कि जब ऑर्डिनेंस आप लाते हैं तो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है। हाँ। इसको ट्रीट किया जाता है एज टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ बहुत सारे उसकी लिमिटेशंस हैं, और जो बाद में अगर पुराना कानून फिर आ जाए उस पर झगड़ा ये करेंगे कि रिवाइव होता है कि नहीं रिवाइव होता जो रिपील हुआ है। पर जो आपने खुद नया कानून बनाया हुआ है वो तो रिपील हो जाता है, वो तो जाता है, पिछला रिवाइव होता है या नहीं होता। आपने जो बीच में उसकी दुरुस्तगी की हुई है अपनी जानिब से ये समझते हुए कि दुरुस्तगी कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, हाँ। वो तो ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो ये आर्टिकल 89 को में 120 दिन की कैद, और फिर 120 दिन भी नहीं, अगर उससे पहले भी 120 दिन से पहले किसी दिन भी, हफ्ते बाद, 5 दिन बाद करारदाद पास हो जाती है ऑर्डिनेंस के आने के, ये कोई एक हाउस उसकी खिलाफ एक करारदाद पास कर दे तो वो
समझ में नहीं आ रही थी कि हुकूमत इस तरह के इकदाम क्यों कर रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत डिस्कस हो भी रही है, करना भी चाहिए, चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास होगा। इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़ाहिर है आइन की शिक 209 के तहत वही इख्तियार था जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के हवाले से होता है। आपको नहीं लगता कि नैब चेयरमैन के मुतालिक जो अब फैसले हैं, रहना है, मुद्दत मुलाजमत है, हटाने का इख्तियार है, ये सियासी जमातों के मरहूने मिन्नत हो जाएगा, सियासी फैसले होंगे, इसमें न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। ज़ाहिर है आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज जो भी फैसला करना है चेयरमैन नैब के हवाले से वो इमरान खान ने करना है, क्योंकि सदर मुमलिकत कौन है? तहरीक इंसाफ के हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वही करेंगे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहेंगे। तो आपको नहीं लगता ये सियासी तौर पर ये फैसले होंगे? चौधरी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सिर्फ इसलिए वही अमल नहीं करेंगे जो वज़ीर आज़म तजवीज़ देंगे, वो आइनी तौर पे इसके पाबंद है कि वो जो भी मशवरा वज़ीर आज़म देता है आर्टिकल 48 के तहत उसका मनवन उसको तस्लीम करने के पाबंद है। वो उससे वो ये इसलिए नहीं कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं दोनों, इमरान खान भी और आरिफ अलवी भी, वो इसलिए कि आइन खुद कहता है कि सदर पाबंद होगा वज़ीर आज़म के मशवरे को मानने पर, मनवन मानने पे। ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्यों नहीं रहने दिया हुकूमत ने चौधरी साहब? हुकूमत जाहिर है जो इंतज़ामिया है या एग्जेक्टिव है उसके मातहत रखना चाहती है नैब के चेयरमैन को। हालांकि कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इतने कोई मार के नहीं मारे हुए, उसने भी ये 2-3 जजेस के खिलाफ ही एक्शन लिया है 50-60 साल की तारीख में उसकी उस बॉडी के होते हुए, और बहुत सारी कंप्लेंट्स और शिकायत उसके सामने भी जो है वो वैसे ही सर्द खाने में ही पड़ी हैं। तो लेकिन फिर भी वो जुडिशरी के हाथ में होता है, होती है किस्मत चेयरमैन नैब की, यहाँ वो इंतज़ामिया और सदर और एग्जेक्टिव और गवर्नमेंट के तहत हो जाएगी। सही। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करेगी? हमने देखा कि जब 6 अक्टूबर वाला ऑर्डिनेंस आया, ऑपोजिशन कह तो रही थी कि चैलेंज करना है, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से उस तरह चैलेंज नहीं किया गया बावजूद इसके कि ऑपोजिशन कहती रही, क्योंकि उसमें साफ पता चल रहा था कि इसमें ऑपोजिशन को फ़ायदा मिल रहा है। अब जब ऑपोजिशन को मिलने वाले फ़ायदे वापस ले लिए गए हैं, लगता है कि अब ऑपोजिशन एक्टिव हुई है, और क्या PDM के प्लेटफॉर्म से मुत्तहदा ऑपोजिशन इसको चैलेंज करेगी या पीपल्स पार्टी अपने ताएं कोई इरादा रखती है इसको चैलेंज करने का? पीपल्स पार्टी इसमें अपना फैसला मेरा ख्याल खुद अपने तौर पे करेगी, PDM अपने तौर पे करेगी फैसला। पीपल्स पार्टी ने फैसला पहले तो ये कह रखा है कि चैलेंज करेंगे वो कानून को, और करना चाहिए भी। सही। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, PDM का कोई आपको लगता है कि इससे हुकूमत को कोई अब थ्रेट है? हुकूमत तो उसको बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। इस टाइम आपको PDM का मकसद क्या लग रहा है? PDM तो बहुत मुंतशर है, बहुत मुंतशर है। वो तो बुनियादी तौर पे उसका इंजन तो एक ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, और शरीफ ख़ानदान में इतनी दरारें हैं कि अभी तक एक मीटिंग में एक वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ बैठे ही नहीं, एक गाड़ी में सफ़र नहीं किया, और वो घुटने पे हाथ लगा दिया था मरियम बीबी ने चाचे के घुटने पे, जब वो खबर चलाई इन्होंने कि जी वो क्राइम एजेंसी जो है यूके की, बरतानिया की, उसने बरी कर दिया है, मुबारकबाद दी थी उन्होंने, शहबाज शरीफ को बरी कर दिया।
जबकि बरी हो ही नहीं सकता, बरी होने वाला सवाल ही नहीं था, कोई ट्रायल हुआ ही नहीं था। ट्रायल तो होता है, उसमें गवाह पेश होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो बंद हुई थी ना चौधरी साहब, होती है इन्वेस्टिगेशन तो बंद हुई थी ना, फाइल तो बंद हुई ना। बरी तो नहीं होता ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बरीयत ना हो। बरीयत तो बहुत सोबर और बड़ी हाई लेवल की चीज़ है ना। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सारी बंद होती हैं, बहुत सारी फिर खुल जाती हैं। बरतानिया में तो अक्सर होता रहता है, किसी बात, छोटी सी बात वो फिर खुल जाती है। वो तो बिल्कुल मतलब है फिसलती हुई बर्फ पे पाँव चलता हुआ आदमी तो इस तरह है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या अफगानिस्तान में ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो गया है और क्या इस क्राइसिस की वजह आलमी दुनिया का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खदशात को नज़रअंदाज करना है? जहां अफगानिस्तान में भूख एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, वहीं तालिबान हुकूमत के लिए दाइश भी अब एक मसला बन गया है। आज काबुल के एक हस्पताल में 2 बम धमाके हुए, शदीद फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 19 अफराद जहाँ बहक और दर्जनों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद से दाइश की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो कई हमले कर चुके हैं। नाजरीन, दाइश अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और इसी को बहाना बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बावजूद इस खित्ते में रहना चाहता है और फौजी अड्डों की तलाश में है। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन लाने, वहाँ की मईशत को बेहतर करने और बदतरीन इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए तालिबान हुकूमत की दुनिया में खूब वकालत की। लेकिन जो इस बहरान का अवलीन जिम्मेदार है, उस अमेरिका और यूरोप ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। इसी इशू पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि 10,000 मील दूर बैठी मगरबी दुनिया के लिए तो आसाइश हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से दूरी अख्तियार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहा मोईद यूसुफ साहब ने, ज़रा सुनिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अफ़गानिस्तान से डिसएंगेज करने की। हम चाहते हैं कि दुनिया उनको सपोर्ट करे ताकि आम अफ़गान जो है उसके लिए मसाइल न बढ़ें। ये एक सियासी मामला नहीं, हमारे लिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन और हमारी कौमी सलामती का मामला है। जबकि दूसरी तरफ आलमी सतह पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान का इंसानी बहरान खित्ते के मसाइल में बहुत इजाफा करेगा और पाकिस्तान दुनिया भर के ममालिक को ये बावर कराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि अफगानिस्तान में बदतरीन माली और इंसानी बहरान के दौरान इसे तनहा छोड़ने के बजाय इसका हाथ थामना चाहिए, क्योंकि ये मसाइल सिर्फ अफगानिस्तान या इस खित्ते के नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस लपेट में आ सकती है। अमेरिका और मगरबी ममालिक की अपनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें 9/11 की वजह सोवियत जंग के बाद अफगानिस्तान को अकेला छोड़ना था। क्या एक बार फिर अफगानिस्तान को अकेला छोड़ने की गलती की जा रही है जिसका खमियाजा बाद में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? क्यों दुनिया इसको रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब आपका। मंसूर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं वहाँ माली प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मुआशी बहरान है, इंसानी बहरान है, भूख है, बेरोज़गारी है। तालिबान भी कह रहे हैं कि दुनिया आए, हमारे साथ मिलकर काम करें, हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दाइश के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त तालिबान के लिए इनको कंट्रोल करना? देखिए, इस वक्त अफ़गानिस्तान को 3 बड़े सीरियस चैलेंजेस, 3 बड़े सीरियस ख़तरात दरपेश हैं। पहला तो सिक्योरिटी का ख़तरा है। सिक्योरिटी में जो दाइश जो है वो बहुत सीरियसली यहाँ पे चैलेंज कर रही है। आज भी एक अटैक हुआ, इससे पहले भी मुसलसल आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस में दाइश की जानिब से अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा
जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे भी नेबरिंग कंट्रीज़ को खदशात हैं। TTP है जिसे पाकिस्तान खाइफ है, और इसी तरह ETIM है जिसे चाइना को खदशात हैं। तो एक तो सिक्योरिटी लेवल पे बहुत सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं तालिबान की इस हुकूमत को। दूसरे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंसानी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। सर्दी का मौसम आ गया है, जो इनके अकाउंट्स हैं, जो इनके एसेट्स हैं वो फ्रीज़ किए हैं US ने, जिसकी वजह से यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो दूसरा जो चैलेंज है वो इकोनॉमिक या ह्यूमैनिटेरियन कैसे रहे हैं, इखराजात उनके चल कैसे रहे हैं। ज़ाहिर है आपको अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम दरकार होती है, फिर लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है, फिर अस्पताल हैं, वहाँ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों को चाहिए। तो ये सब कुछ कैसे पूरा हो रहा है? जो बेसिक रेवेन्यू अभी तक अफ़गान हुकूमत को आ रहा है वो अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड इनके नेबर्स के साथ हो रही है उसके ज़रिए आ रहा है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो रही है, उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रेड हो रही है, तुर्कमेनिस्तान के साथ हो रही है, ईरान के साथ भी हो रही है, चाइना भी के साथ भी हो रही है, और फिर कुछ ममालिक जो हैं, दोस्त ममालिक जो हैं, हमसाया ममालिक जो हैं, वो इमदाद भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 5 बिलियन रुपए की एक ग्रांट का पैकेज का ऐलान किया है जो कि $30 मिलियन बनता है, जिसमें से इस किस्म के खर्चे पूरे किए जाएंगे। लेकिन जो इनके एसेट्स फ्रीज होने की वजह से जो इनके लिए जो इकोनॉमिक मुश्किलात पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोगों की सैलरीज नहीं दे पा रहे और अपने जो बिल्स नहीं पे कर पा रहे, मसलन एनर्जी का बिल है, ये सेंट्रल एशिया से सारी बिजली लेते हैं, उसके अमाउंट जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे जा रहे हैं। ऑयल जो है वो तुर्कमेनिस्तान या ईरान से आता है, वो भी सारा डेफर्ड पेमेंट पे जा रहा है। तो इस किस्म की मुश्किलात हैं। और एक और खदशा जो इनका जो ख़तरा जो चैलेंज जो इनको दरपेश है वो दुनिया के साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, जिसमें जो इनके डिफरेंसेस हैं, इंक्लूसिविटी, ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म के मामलात जो हैं। तो ये तालिबान खुद टेररिज्म का शिकार है। एक और चीज जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि वो तालिबान जो दुनिया का इंश्योर कर रहे हैं, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज को ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी जमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक पा रहे, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक पा रहे? देखिए, कोई गुज़िश्ता 20 साल से यहाँ पे जिस किस्म के हालात रहे, और चूँकि गवर्नमेंट्स का कंट्रोल नहीं रहा, बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यहाँ पे एक्टिव रहीं और बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स ने यहाँ पे अपनी पनाहगाहें बनाई। तो अब तालिबान की इस हुकूमत को स्टेबिलिटी लाते लाते और यहाँ से इन ग्रुप्स का ख़ात्मा करने में शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। इसीलिए अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो अपनी एंगेजमेंट में ये ताउन अफ़गानिस्तान के साथ ताउन का इजहार किया है, ताउन के ज़रूरत का इजहार किया है। पाकिस्तान के भी अभी जब वज़ीर ख़ारजा आए थे तो हमारे साथ बड़ा सिक्योरिटी का डेलीगेशन था। हमने ऑफ़र किया है कि हम अफ़गानिस्तान को कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद दे देते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन करने के लिए हम तैयार हैं ताकि इस किस्म के ख़तरात का मुकाबला किया जा सके। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क में भी अफगानिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये सारे ग्लोबल किस्म के ग्रुप्स हैं जिनसे डील करना अफगानिस्तान के लिए अकेले शायद तनहा बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। दुनिया इस आड़ में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अफगानिस्तान तनहा इतने बड़े चैलेंजेस से नहीं निपट सकता अनटिल अनलेस दुनिया तालिबान का आगे बढ़कर साथ ना दे, स्पेशली फाइनेंशियली जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है उसमें। आपको क्या लगता है तालिबान क्या समझते हैं, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालिबा तालिबान से क्या है इस आड़ में कि उनके असासे मुंजमद करके, उनके पैसे रोक के, उनको फाइनेंशियली तंग कर दुनिया अपना, आपको क्या लगता है बेसिक क्या मुतालबा मनवाना चाहती है? मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की पोजीशन में भी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है कि एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि अफगानिस्तान में देरपा अमन आए, मुस्तहकम हो, यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स पनपने ना पाएँ, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए एक जो अफगानिस्तान के एसेट्स फ्रीज करके एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसकी वजह से
टेररिस्ट के पनपने का, टेररिज्म के पनपने का यहाँ पे मौका मिलेगा ऐसे ग्रुप्स को अपनी पनाहगाहें बनाने का। तो मेरे और ख्याल में अमेरिका को भी जवाब को मिलेगा यहाँ पर मजीद, और जो है ना वो पाकिस्तान से भी मुतालिबात करने का कि हमें अड्डे चाहिए। देखें कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, देखें कितनी दहशतगर्दी, हम तो दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं, इससे अमेरिका को भी जवाब मिलेगा। मंसूर साहब जी, बात यह है कि अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और तालिबान दोनों को मेरा ख्याल एक मिडिल ग्राउंड की तरफ आना पड़ेगा, एंगेज करके तमाम पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। इंक्लूसिविटी है, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स हैं, और काउंटर टेररिज्म के मामलात हैं, इन पे कोई मिडिल ग्राउंड पे एग्री करना पड़ेगा। और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन मुश्किलात को समझने की कोशिश करे और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो पहुंचाए। इनके जो इकोनॉमिक मामलात हैं, इनकी जो इकोनॉमिक मुश्किलात हैं, उसकी वजह से अफगान अवाम सफ़र कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि यहाँ पे अब सर्दी का मौसम आ रहा है और मुश्किलात अवाम की बढ़ रही हैं। वेरी ट्रू, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।